सो हे एवरीवन, वेलकम टू रेनू स्टडी पॉइंट 14। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, लास्ट का जो मेरा वीडियो आया था, लास्ट वीडियो वो बेस्ड ऑन था एक आर्टिकल विच इज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड ऑन इंडियन पॉपुलेशन। ओके, एंड वो आर्टिकल अच्छा था तो मैंने इस वजह से उससे डाल दिया था। एंड आज का जो वीडियो होगा जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, नथिंग एल्स। और इन्फॉर्मेशन आपको कन्फर्म कर रही हूँ मैं, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है। एंड कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर नोट मेकिंग। ठीक है, क्योंकि दो कमेंट थे तो आई मीन दो कमेंट मतलब कमेंट में ये था, चाहे एक हो चाहे दो, जवाब तो देना है। कि एक था कि इन्होंने मतलब एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा था कि उनका जो एडमिशन 2022 में हुआ था इग्नू में, तो उन्होंने असाइनमेंट तो सबमिट कर दिया था और असाइनमेंट का स्टेटस भी आ गया, बट उन्होंने पेपर नहीं दिया। तो उनका क्वेश्चन ये है कि असाइनमेंट 2023 में अगर दिसंबर में एग्ज़ाम देती हैं तो असाइनमेंट फिर से बनाना होगा कि नहीं। तो मैं उनको कंफर्म कर दूं कि एक तो इग्नू का जो पेपर होता है वो 2 सेशन में होता है। एक होता है आपका जून में, ठीक है, और दूसरा होता है दिसंबर में। तो आप दिसंबर को ना प्रीफर करके जून को प्रीफर करो, आप जून में दो। मतलब मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग तो आपको मैनेज करना ना कि आप कैसे पढ़ रहे हो कैसे नहीं पढ़ रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 सेशन में हो रहा है तो आप दिसंबर या जून में दोनों में भी दे सकते हो। दूसरा, आप पेपर दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट आपने 2022 में सबमिट किया तो इस बार असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। ये इसकी कंफर्मेशन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर सकती आपको बनाना है असाइनमेंट नहीं बनाना है। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपको असाइनमेंट नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि इसके स्टेटस पता चल गए आपको, इस वजह से। अगर स्टेटस नहीं पता चलता तब आपको बनाना होता। एंड इग्नू में ईयर गैप है 4 साल का। तो अगर एमए आप 2 साल के कर रहे हो तो गैप जो बीच में हो जाते हैं तो आप गैप को फिलफिल कर सकते हो। इट मीन्स इग्नू का जो एमए का फील्ड है वो 4 साल के अंदर आपको करना है, मैंडेटरी है, 4 साल के अंदर करना है। इट मीन्स 2 साल जो एक्स्ट्रा दिया जाता है वो गैप को फुलफिल करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग आप पेपर दे सकते हो। और इसको टोटली कंफर्म करना है अगर आपको कि वाकई पेपर असाइनमेंट नहीं बनाना है, तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरोगे तो एक काम करो, आप दिसंबर में भले दे रहे हो लेकिन एक काम करना कि आप जून का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना इग्नू का। और इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म में एक स्टेटमेंट होता है, एक लाइन होती है रिलेटेड टू असाइनमेंट, कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है या नहीं किया है। और सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पे नो का ऑप्शन नहीं है, ओनली यस का ऑप्शन है। ठीक है, तो वहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तो ठीक है, हाँ असाइनमेंट सबमिट किया है। और अगर यस हो गया, आपका फुलफिल असाइन जो फॉर्म है फिलअप हो गया, इसका मतलब क्या है, आपको नहीं बनाना है। ठीक है, और अगर नहीं बनाना है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट का पेपर उसी मंथ में दो। आप अगर आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा है, वॉट एवर रिलेटेड योर MPS 001 MPS 002, तो आप एक सब्जेक्ट का भी पेपर दे के जून में हट सकती हैं, बाकी 3 को आप दिसंबर में शिफ्ट कर सकती हैं। ये भी ऑप्शन है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से आप दे सकती हो। एंड मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए नहीं बल्कि सारे इग्नू स्टूडेंट के लिए जो काफ़ी है ना ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी 1.5 साल एटलीस्ट हो गए मेरे चैनल को, बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ मेरी लापरवाही भी है, बट अगर सब्सक्राइबर होते मेरे पास और कुछ कमेंट होते कि इस टॉपिक से वीडियो बनाओ, इस टॉपिक से वीडियो बनाओ, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो डेली डालती। बट कोई कमेंट नहीं है तो आई एम सो सॉरी, बट प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेकेंड थिंग कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हाउ टू मेक नोट्स मतलब आप एक अच्छे नोट कैसे बना सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट फेस करते हैं प्रॉब्लम, है ना, कि नोट्स कैसे बनाएं, कैसे याद करें। तो एक होता है ना कि एग्ज़ाम टाइम पे क्या करो, आपकी कुछ इफ़ेक्टिव नोट्स बनाओ जिसको लास्ट टाइम पे रिवाइज़ कर पाओ। हो जैसे कि आप एक सडनली कोई बुक थोड़ी ना पढ़ पाओगे जब एग्ज़ाम आएगा, तो कुछ प्रीफर स्पेसिफिक नोट्स होते हैं जिसको आप लास्ट में समराइज़ करके रिवाइज़ करके जा सकते हो और उसको एज इट इज़ लिख सकते हो। ऐसा इफेक्टिव नोट्स होना चाहिए। ठीक है, तो जिनका कमेंट था तो मैं उन्हें बता दूं, उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल साइंस से कोई बात करनी है। तो सर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई बात करनी है या फिर कोई भी टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट में उस चीज़ को बता दो। मैं उसके हिसाब से अगर कोई टॉपिक है तो वीडियो डाल दूँगी, अगर आपका कोई क्वेरी है तो मैं उसको उसी पर एक वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी। ओके, सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा, मोस्ट ऑफ ऑल, और मैं बता दूं इस वीडियो का पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड रिकॉल वट वी हैव रीड एंड हियर्ड इन अ क्लास एंड कॉलेजेस। ठीक है, आप देखते होंगे मैनी स्टूडेंट फाइंड्स नोट टेकिंग डिफिकल्टीज बिकॉज इट मीन्स लिसनिंग और रीडिंग with the total concentration and knowing how to distinguish
बिटवीन इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। तो टोटल दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन योर डेवलपमेंट, इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव एंड राइटिंग। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया ये वीडियो बेस्ड ऑन योर रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग स्किल। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो राइटिंग को इग्नोर करते हैं, क्योंकि राइटिंग मैं बता दूं, जो बच्चे स्टूडेंट जो राइटिंग स्किल है ना, इसको जो इग्नोर करते हैं तो उसको ना करें, क्योंकि किसी भी पेपर में आपको सब्जेक्टिव को डील करना ही है। कोई पेपर एमसीक्यू बेस्ड बहुत रेयर है कि जो एमसीक्यू पेपर के बाद फाइनल इंटरव्यू हो जाता है, अदरवाइज बाकी डिपेंड करता है योर राइटिंग स्किल। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको राइटिंग स्किल इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि राइटिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। इनफैक्ट कोई भी टॉपिक सोच करके आप उसके ऊपर थोड़ा सा लिखो, बट डेली लिखो अकॉर्डिंग टू मी, प्रैक्टिस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी सर्विसेज में जाओगे ना, जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देख लो, सिविल सर्विसेज में देख लो, है ना, और यूपी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देखो, बेस्ड ऑन टोटल राइटिंग और राइटिंग स्किल। ठीक है, आप एमसीक्यू पास करके, प्री पास करके वहाँ तक जा रहे हो, बट मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो आपका राइटिंग स्किल का होता है, क्योंकि जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपके राइटिंग स्किल को जज करता है। ठीक है, जितना लिख सको वो आपको उसी के हिसाब से करना है। तो राइटिंग स्किल को प्लीज़ इग्नोर ना करें। ठीक है, इग्नोर करके आप अपना ही लॉस कर रहे हो, तो इस चीज़ से आप बचें। ठीक है, सो मैं इसमें कुछ पॉइंट बताऊंगी दैट हाउ टू इफेक्ट नोट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो सर आप जो भी हैं, ये आपके लिए नहीं, बाकियों के लिए, बहुत सभी लोगों के लिए है, और ये मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब मेरा व्यू है कि ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए। और आपको हाउ टू राइट अ गुड आंसर, इम्प्रेसिव आंसर, तो आप मेरा एक वीडियो है, मैं लिंक तो प्रोवाइड नहीं करना जानती, क्योंकि मैं इतना नहीं चला पाती यूट्यूब, और ये चीज़ें जो करती हूँ वो मैं खुद से करती हूँ, मैं किसी से करवाती नहीं हूँ। सो एक वीडियो है हाउ टू राइट अ गुड आंसर, इम्प्रेसिव आंसर। सो आप उस वीडियो को देख सकते हो, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। आज के जो मैं बताऊंगी इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना, सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेजेस नॉट इन समरी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई टॉपिक है, ठीक है, अगर कोई टॉपिक आप समझ रहे हो, तो उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स आप डाउनलोड कर लो, सॉरी, उस पॉइंट को मेन चीज़ें नोट कर लो। ज़रूरी नहीं है कि उसको समराइज़ करना है, क्योंकि आपको पता है आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो जो चेकिंग करने वाला एग्जामिनर होता है ना, वो बहुत, कह सकती हो कि फ्रस्ट्रेटेड होता है। आप फ्रस्ट्रेटेड इन द सेंस कि सुबह से पेपर चेक कर रहा हो, या फिर झगड़ा कर रखा हो किसी से, है ना, तो उसका जो गुस्सा होगा ना, फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके पेपर पे निकल जाएगा। पेपर पे कैसे निकलेगा? अगर आपने समरी वाइज लिखी है तो टीचर उस चीज़ को पढ़ेगा नहीं। ठीक है, और उससे इम्प्रेस नहीं होगा। ठीक है, उसको जो समझ में आएगा उसको नंबर दे देगा। बट अगर आप की पॉइंट्स के इस्तेमाल से, हेडिंग के इस्तेमाल से उस चीज़ को करते हो ना, तो उस पर इम्प्रेसिव होता है, उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे इन द सेंस कि एक डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू ना एग्जामिनर आपके व्यू को समझ जाता है कि आप कितने लेवल पे हो, आप इसके अंदर क्या क्या लिखोगे अगर आपको ये पॉइंट आते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल दूंगी आगे, तो उसके हिसाब से। ठीक है, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, मतलब हेडिंग और सब हेडिंग का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करो आप पेपर में। आप कोई भी मतलब नोट मेकिंग ही बना रहे हो किसी पेपर के लिए, और यूजीसी नेट के सर बता रहे थे मुझे नेट का पेपर क्वालिफाई करने के लिए, तो आप नेट के पेपर में मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, अगर नेट के पेपर में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, एक सेकेंड, जो नेट का पेपर होता है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसकी 10 यूनिट्स हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन योर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, है ना, लॉजिकल रीजनिंग, आई एम सॉरी, कॉम्प्रिहेंसिव से, ठीक है, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी सिलेबस है। इसका मतलब क्या है, अगर 10 यूनिट हैं, अगर इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, कुल मिला के 50 क्वेश्चन में अगर 35 अगर आप कर लेते हो, दैट मीन आपकी पास हो। ठीक है, तो अगर आप 35 क्वेश्चन यानी 35 मान के चलो, 5 सत्ते 35, 7 ही यूनिट आपने करा, 7 यूनिट को टच करो, 3 यूनिट को मत टच करो, 7 यूनिट को इतने अच्छे से टच करो कि आपका 35 क्वेश्चन डील हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं बता रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ इसका, मैंने दिया नहीं है, बट इसकी जानकारी है मुझे, क्योंकि मैं यूपीएससी की कैंडिडेट हूँ, तो मुझे उस फील्ड में जाना है, तो इस वजह से मैं इसका एग्ज़ाम नहीं देती, बट जानकारी जितनी है मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, आप 10 यूनिट है तो आप 50 है क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो आप इसमें से 7 यूनिट को टच करके जाओ। 35 अगर पासिंग है तो 35 क्वेश्चन करके आओ ना, नेगेटिव नहीं है। 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, अगर 35 क्लियर सही होते हैं तो इसमें आप पास हो, तो इसमें क्लियर ही नहीं है। और इसके नोट्स बनाना सर मेरी बात मानिए, तब इसके नोट्स ना बनाएं,
हाँ, कुछ एजुकेशन के फील्ड्स में जो एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, जैसे रजनी कोठारी की रिपोर्ट है ना, कुछ विश्वविद्यालय हैं, नालंदा है ना, इन सबको एक क्रम में लिख लें और इनका सन को याद कर लें, दैट्स इट। बाकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, क्योंकि किसी भी पेपर में ना आपको PYQ सॉल्व करना ही है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के अगर आप सॉल्व करते हैं ना, 10 साल के ही सॉल्व कर लो आप, तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सैम्पलिंग से आते हैं, नॉन सैम्पलिंग्स, बबल नॉन बबल, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, क्योंकि अगर आप टीचिंग के लाइन में जाना चाहते हैं दैट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इन द सेंस कि जैसे कि आप क्लास में जा रहे हो, स्टूडेंट हैं, चिल्ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से डील करते हो, डिपेंड ऑन योर एप्टीट्यूड। ठीक है, तो उस चीज़ को आप डील करो, है ना। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लोगे ना लास्ट 10 ईयर के, तो आई थिंक आपका क्लियर हो जाएगा, नेट कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से सर, मतलब कहने का है कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक मतलब आपको ज़्यादा चीज़ें करने की नहीं, थोड़ी सी ज़रूरत है प्रीवियस ईयर करने की, और बहुत केयरफुली, दैट मीन हो जाएगा क्लियर। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो हेडिंग सब हेडिंग का इस्तेमाल अगर आप नोट बना रहे तो करते रहो। ठीक है, डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप। ठीक है, पर्टिकुलर मैप का इस्तेमाल तब करो जब जोग्राफिकल एरिया में किसी स्टेट को, किसी यूनियन टेरिटरी को टारगेट किया जा रहा है। तो आप अगर भारत का ही है, चाहे वर्ल्ड में ही किसी का मैप है, तो आप उस मैप को फ्रेम कर रहे हो अपने माइंड में कि इसका मैप इस तरह से है। जैसे अभी प्रेजेंटली मैं ये कहूँ, एक एग्जांपल दे दूँ, जो टर्की में और सीरिया में जो भूकंप आया है, तो जो भूकंप आया है, सॉरी एक सेकेंड ना, अभी बताती हूँ। जो भूकंप आया है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भूकंप आया है किस प्लेट के टकराने से आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे टर्की का है ना, और सीरिया का। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भूकंप आया है, कि भूकंप आने के प्लेट्स क्या हैं, कौन से प्लेट्स की वजह से आया टकराने से। दूसरा, आसपास के ओशियन, कौन से ओशियंस लगते हैं आसपास टर्की के और सीरिया के। तीसरा, कौन से आसपास के सबसे ज़्यादा प्रभावित सिटी है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आसपास की सिटी कौन सी है, ओशन कौन से हैं, और प्लेट्स कौन सी जो टकराई और भूकंप आया। तो क्या करना है आपको, प्लेट्स कौन सी हैं, प्लेट्स आप देखो डिवाइडेड में बांट लो, कौन सी प्लेट है, अनाटोलिया प्लेट है ना, एशियन प्लेट है, ओशियन देख लो आप, कैस्पियन सागर है, अटलांटिक सागर है, जो भी ये पड़ता है वहाँ पे, मैं बता नहीं रही हूँ कि ये आता है, पड़ता है जो। ठीक है, सिटी आप देख लोगे, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा टर्की की सिटी प्रभावित हुई है गाजियान्टेप। ठीक है, वहीं से वो सेंटर था भूकंप का, तो भूकंप आया वहाँ से। तो आपको इन चीज़ों के हिसाब से मैप को फ्रेमिंग करनी है। तो इसके हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि टर्की को सीरिया को बेस्ड करके आएगा, नहीं, आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन बनते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, तो आप उसको डील कर सकते हो। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट होपफुली कि आपके लिए यूज़फुल होगा। दूसरा, यूज़फुल कलर पेन। कलर पेन का यूज़ का मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल पेन यूज़ करते हैं, नहीं, आपको ब्लैक और ब्लू यूज़ करो। ज़्यादा है तो हाईलाइट करने के लिए चीज़ें हैं तो आप हाईलाइटर का इस्तेमाल करो। ठीक है, टेक्निक्स, अगर कोई MCQ सॉल्व कर रहे हो जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उसमें आप टेक्निक का इस्तेमाल करो, 1 2 3 4 है ना, 1 2 1 2 3, तो इनमें टेक्निक का इस्तेमाल करो। कुछ पढ़ाई में अगर कहीं जाते हो ना पेपर देने, जैसे कि UPSC का ही देख लो, मैं UPSC का बार बार बोली क्योंकि मैं उसी फील्ड की हूँ, तो UPSC का ही देखो कि UPSC के क्वेश्चन पेपर में उसी में आंसर छुपे होते हैं, बट हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो टेक्निक को इस्तेमाल करो काटने के लिए, चीज़ों को अंडरलाइन करना सीखो। पेपर में भी अगर बैठ रहे हो तो कोई हाईलाइट चीज़ है तो उस चीज़ को अंडरलाइन कर दो जहाँ टीचर की नज़र पहले चली जाए। ठीक है, जिससे टीचर ये समझे कि हाँ बच्चे को इसके बारे में पता है। अगला है माइंड मैप के थ्रू आप चीज़ों को बना सकते हो। माइंड मैप आप देखोगे इतने हर कोचिंग में जितने भी नोट्स होते हैं, माइंड मैप के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जाता है कि लिमिटेड सोर्सेज में। और माइंड मैप एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप 10 यूनिट 20 यूनिट्स हैं, आप कुछ पेजों में डिफाइन करके माइंड मैप बना के उसको कंप्लीट कर सकते हो। सो ये थे इफ़ेक्टिव नोट्स बनाने के टेक्निक अकॉर्डिंग टू मी। एंड ये काफ़ी हैं एक अच्छे खासे अच्छी राइटिंग करने के लिए। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो वो भी धीरे धीरे बात कर लेंगे, बट मुझे लगता है कि इतना आपके लिए काफ़ी है सर, आप जिन्होंने भी पूछा है मुझसे क्वेश्चन। सो आई होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड मैंने पहले ही बताया था, इट इज़ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव एंड राइटिंग। एंड अकॉर्डिंग टू मी यू डोंट हैव टू इग्नोर योर राइटिंग। ठीक है, आपको डेली एक राइटिंग करिए किसी भी टॉपिक को लेकर, रिलेटेड योर एजुकेशन, एग्रीकल्चर,
ये एक टॉपिक छोटे से होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बट आप किसी भी टॉपिक पे डील कर सकते हैं, छोटी सी लाइनें लिख के, ठीक है। तो होपफुली कि जो राइटिंग स्किल है इट इज़ प्ले अ वेरी क्रूशल रोल इन और एनी एग्ज़ाम। सो होपफुली कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी, सॉरी, आपने मेरी बात सुनी। एंड होपफुली कि आप लोगों की जो भी क्वेरी है वो दूर हो गई होगी। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर कोई क्वेरी है, या फिर अक्सर मैं आपको स्पेशली बोल रही हूँ, अगर आप पॉलिटिकल से रिलेटेड कुछ समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में देंगे, मैं उसको उस टॉपिक को डील करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड आप लोग खुश रहिए एंड मेरी वीडियो देखते रहिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ढेर सारा सब्सक्राइबर करिए मेरे चैनल को, और लाइक शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, तभी मुझे मेरे जो वीडियोज़ हैं उसके फीडबैक का पता चलेगा कि वीडियो एक्चुअली में थी कैसे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।